विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य के जो कि कक्षा 12 में संचालित बिंदु हैं, उनमें से पहला बिंदु छंद पढ़ने जा रहे हैं। छंद वेद से निकला हुआ वेदांग है, अर्थात सभी विद्याओं का मूल तो क्या है? वेद है। और उसके जो 6 अंग माने गए हैं, उन्हीं में से एक अंग है छंद। तो देखिए, छंद का महत्व क्या है कि जिस प्रकार से भौतिक जगत में बिना पैरों के मनुष्य पंगु कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य जगत में या रचना जगत में बिना छंद के ज्ञान के वो साहित्यकार या वो साहित्य पंगु हो जाता है। तो एक अच्छी रचना करने के लिए छंद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साहित्य के अंतर्गत इस बिंदु को रखा गया है। अब रचना, बात आई रचना की। अब रचना है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो गद्यात्मक और एक पद्यात्मक। अर्थात रचना 2 प्रकार की हुई, गद्यमय रचना और पद्यमय रचना। लेकिन उससे पहले हम यहां छंद की परिभाषा को लिख लेते हैं। यति, गति, छोटी ती आएगी, तुक, लय, आदि से बंधी रचना छंद कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा है। यति, गति, तुक, लय आदि से बंधी रचना या आबद्ध रचना छंद कहलाती है। बंधी रचना कह सकते हैं या आबद्ध रचना कह सकते हैं। यहां ध्यान देना है, मैंने आपका उसको सरलीकरण किया है कि यति, गति, तुक, लय आदि से आबद्ध रचना अर्थात बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। अब देखिए, जैसे इसको थोड़ा यहां स्पष्ट कर दूं कि कोई भी रचना जब तक रचना नहीं मानी जाएगी, अर्थात जब तक वो यति, गति, तुक, लय आदि के नियम से बंधी हुई नहीं हो, जैसे देखिए चौपाई जो छंद होता है, उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे देखिए वर्खा, मेघ, नभ छाए,
अब इसमें देखिए चौपाई का वो है नियम कि इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। मात्राओं का निर्धारण करके देखेंगे, उसमें वही 16 मात्राएं बैठेंगी। वर्षा काल मेघ नभ छाए। अब इसके क्रम को या इसकी गति या तुक को हम तोड़ देते हैं तो इसमें चौपाई छंद नहीं रह जाता। जैसे नभ मेघ काल बरखा छाए। मात्राएं इसमें भी वही 16 है, लेकिन ये चौपाई छंद इसमें नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इसमें गति लय आदि का अभाव बन जाता है। नभ मेघ काल बरखा छाए, जबकि यह बरखा काल मेघ नभ छाए, इसमें गति है, लय है, तुक है, जबकि इसमें इन चीज़ों का अभाव बन जाता है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो नहीं बननी चाहिए। और सीधी सी बात तो यह है कि यति गति तुक लय आदि से बंधी हुई रचना है या इसके नियम में बंधी हुई रचना ही क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अब देखिए इस चीज का हमको ध्यान रखना है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो हम चल रहे थे कि जो रचनाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है, यहां हम लिखेंगे कि रचनाएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पद्य रचनाएं, और एक होती है दूसरी गद्य रचना। एक होती है पद्य रचना और एक होती है गद्य रचना। जो पद्य रचना होती है छंद के नियम से बंधी रचना पद्य रचना या छंदोमयी रचना होती है। जबकि जो गद्य रचना है
वो छंद के नियमों में बंधी नहीं होती है। ठीक है, तो जो छंद के नियमों से बंधी हुई रचना नहीं होती है उसको गद्य रचना कहते हैं। और जो इसका दूसरा नाम भी है छंदोविहीन रचना। इसको छंदोविहीन रचना के अंतर्गत भी हम रख सकते हैं, और यह है छंदोमयी रचना। ठीक है, तो इस प्रकार से रचना दो प्रकार की हो गई, एक पद रचना और एक गद्य रचना। अब बात चल रही थी हमारी छंद की, तो छंद हमारा पदों, जो छंदोमयी रचना होती हैं, पद रचनाएं होती हैं, उनमें कार्य करते हैं। अब छंद के लिए या छंद को जानने के लिए किन किन चीज़ों का जानना अति आवश्यक है, वो हम लेकर के चलेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना और जानना यहाँ आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है वर्ण। क्या आएगा? वर्ण। सबसे पहले आएगा छंदों को पढ़ने से पूर्व निम्न बातों को जान लेना जरूरी है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली है वर्ण। तो देखिए, सबसे पहले तो वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब यहां पर देखिए, वर्ण जो हमारे हैं, ये वर्ण है, इनके भी प्रकार हैं, और उन्हीं के आधार पर मात्राओं का निर्धारण होता है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के अनुसार वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है लघु वर्ण, जिसे हम ह्रस्व वर्ण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है दीर्घ
वर्ण जिसे हम गुरु वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण के कितने प्रकार हुए? वर्ण के दो प्रकार हुए। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। इस प्रकार से अब देखिए, जो मात्राओं का निर्धारण है वो इन्हीं लघु वर्णों और दीर्घ वर्णों के आधार पर किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं और दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं। लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं और दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं उनका निर्धारण कर रहा हूँ। जो लघु वर्ण है, उन लघु वर्णों में स्वर के अनुसार इनकी मात्राओं का निर्धारण किया जाता है। तो हमारे पास जो ए की ध्वनि है, छोटी ई की ध्वनि है, ऊ की ध्वनि है, री की ध्वनि है, ये किसके अंतर्गत रखी जाती हैं? लघु वर्ण के अंतर्गत रखी जाते हैं। लृ है, लृ भी इसी में आता है। संस्कृत का जो लृ है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और इनको हम, इनकी मात्राओं का निर्धारण ये इसके अंतर्गत आते हैं। और जो ये है गुरु वर्ण, इनमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, एह, ये सारे के सारे दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। छंदों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? छंदों के अंतर्गत। इसके जो नियम हैं वो आगे आएंगे कि ये अंग है, ये गुरु वर्ण में कैसे आया, और ए है, ये भी गुरु वर्ण में कैसे आया। आगे नियम है, उसको बताएंगे। अब देखिए, सुनिए, ये हो गया हमारा क्या? पहला बिंदु वर्ण। वर्ण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और गुरु वर्ण या लघु वर्ण या दीर्घ वर्ण। ठीक है, इनको इन नामों से जाना जाता है। और ये जो वर्ण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, दूसरा जो इसमें आता है वो आता है मात्रा। दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है क्या? मात्रा। दूसरा बिंदु आएगा मात्रा। तो मात्राओं के बारे में भी ये जान लेना अति आवश्यक है कि इनकी आखिर जो वर्ण होते हैं इनकी मात्रा कौन कौन सी होती है। तो देखिए, जैसे जो ह्रस्व है, ये हमने लिए, इनकी मात्रा को यहां लिख रहा हूं, का निर्धारण खड़ी पाई
खड़ी पाई के चिन्ह से, खड़ी पाई के चिन्ह से, तो देखिए खड़ी पाई का चिन्ह क्या है, ये खड़ी पाई का चिन्ह ये है, से करते हैं। ठीक है, ह्रस्व वर्ण ये हमारे पास होते हैं और इनकी मात्रा का निर्धारण खड़ी पाई के चिन्ह से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका निर्धारण होगा, इस तरीके से। इस तरीके से इनका निर्धारण होगा जब इनकी मात्राओं में गणना की जाएगी। दूसरा आता है दीर्घ। तो दीर्घ की मात्रा जो है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए और जो दीर्घ री और लरय होता है उनमें भी गुरु की मात्रा आती है, लेकिन हिंदी साहित्य में इस प्रकार के वर्ण देखने को मिले नहीं हैं, इसलिए इनको नहीं लिख रहे हैं और यहाँ लिखेंगे इनकी मात्रा का निर्धारण इनकी मात्रा का निर्धारण अवग्रह के चिन्ह। तो देखिए अवग्रह का चिन्ह क्या है, ये अंग्रेजी का जो एस वर्ण है वो संस्कृत भाषा का अवग्रह है, उसकी बनावट भी ऐसी होती है और इस अवग्रह से हिंदी भाषा में छंदों के अंतर्गत दीर्घ वर्ण की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अब यहां पर ये मात्रा तो हो गई, यहां पर ये मात्रा तो हो गई कि भाई जो ह्रस्व वर्ण होते हैं जो ये होते हैं और इनकी मात्रा खड़ी फाई के चिन्ह से इनका निर्धारण होता है, जो कि इस प्रकार से होता है, ये चिन्ह होता है। इसी प्रकार से दीर्घ वर्ण ये होते हैं और इनकी मात्रा का निर्धारण अवग्रह जो कि ये होता है इस चिन्ह से किया जाता है। लेकिन किस प्रकार से किया जाता है ये हम आगे जो मात्राओं का निर्धारण होगा उसमें जानेंगे। लेकिन बात यह आती है कि आखिर इसको हमने गुरु वर्ण के अंतर्गत और इसको हमने लघु वर्ण के अंतर्गत क्यों रखा है, क्या कारण है, उस कारण को भी जान लेना अति आवश्यक है। तो देखिए उस कारण को जानने के लिए हम जानने का प्रयास करेंगे लघु
लघु वर्ण या लघु मात्रा। लघु वर्ण ही रहने दीजिए, लघु वर्ण जिन वर्णों की उच्चारण में एक मात्रा या चिड़िया के चहकने के बराबर समय लगता है, एक मात्रा या फिर चिड़िया के चहकने के बराबर समय लगता है, वो क्या लघु वर्ण या लघु मात्रा कहलाती है। दूसरी आती है दीर्घ जिन वर्णों की उच्चारण में दो मात्रा या के बराबर समय लगता है। पुनः देख लीजिए, लघु वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा या चिड़िया के चहकने के बराबर समय लगता है, और दीर्घ वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा या फिर कोए के बोलने के बराबर समय लगता है।